6 अगस्त 1945 हिरोशिमा का आकाश अमेरिकी फाइटर प्लेन की गड़गड़ाहट से दहल जाता है। यह घटना सेकंड वर्ल्ड वॉर की है और इस वॉर में जापानी सेना की वीरता के आगे दुनिया घुटने टेक चुकी थी। इसलिए जापानी आसमान में इस तरह की गड़गड़ाहट ने लोगों को ज्यादा चौंकाया नहीं। लेकिन तभी अचानक से प्लेन से एक बम हिरोशिमा पर गिराया जाता है और देखते ही देखते हिरोशिमा तबाही की निशानी में बदल जाता है। चारों तरफ लाशों के ढेर लग जाते हैं, लगभग पूरा शहर तबाह हो जाता है। आज से पहले दुनिया ने इस तरह का धमाका नहीं देखा था जिसने इतनी बड़ी तबाही मचाई हो। दुनिया दहल जाती है। जापान में हुए इस धमाके में पहली बार दुनिया ने न्यूक्लियर वेपन से होने वाली तबाही को बहुत ही करीब से देखा था। 1945 में हुए इस न्यूक्लियर अटैक ने एक गुमनाम साइंटिस्ट को द फादर ऑफ एटम बम बना दिया। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द फादर ऑफ एटम बम की। साथ ही साथ हम जानेंगे कैसे एक अफवाह ने अमेरिका को परमाणु बम बनाने के लिए तैयार किया। आइंस्टीन, हिटलर या फिर ओपनहाइमर या फिर कोई और, कौन था जापान में हुई इस तबाही के पीछे मौत का सौदागर? अमेरिका के लिए न्यूक्लियर बम डेवलप करने के बावजूद क्यों ओपनहाइमर को अमेरिका में ही ब्लैक लिस्टेड साइंटिस्ट की जिंदगी जीनी पड़ी? तो शुरू करते हैं आज के इस मजेदार वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में हॉलीवुड की एक मूवी आई है ओपनहाइमर। इस मूवी ने एक बार फिर से एक सवाल को जिंदा कर दिया, आखिर जापान पर हुए न्यूक्लियर अटैक का जिम्मेदार कौन था? यह मूवी पूरी तरह से फादर ऑफ एटम बम ओपनहाइमर की लाइफ पर डिपेंडेड है। ओपनहाइमर का जन्म 22 अप्रैल 1904 में एक रिचेस्ट ज्यूस फैमिली में हुआ था। ओपनहाइमर शुरू से एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहे थे। उन्होंने एक साल में ही 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली थी। ओपनहाइमर का इंटरेस्ट स्टार्टिंग से थ्योरेटिकल फिजिक्स की तरफ था, जबकि उनके टीचर्स उन्हें प्रैक्टिकल फिजिक्स पढ़ने के लिए कहा करते थे। एक बार जब टीचर ने उन्हें किसी बात पर बहुत ज्यादा टोक दिया तो उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने टीचर के सेब में पोटेशियम साइनाइड का इंजेक्शन लगा दिया। हालांकि बाद में उन्होंने उस सेब को फेंक भी दिया था। 18 साल की उम्र में ओपनहाइमर ने सितंबर 1922 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहां पर उन्होंने थर्मोडायनामिक्स को स्टडी करना शुरू किया, जिससे उनका इंटरेस्ट थ्योरेटिकल फिजिक्स से प्रैक्टिकल फिजिक्स की तरफ हो गया। 1927 में मात्र 23 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली थी। जहां पर ओपनहाइमर एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे तो वहीं उनकी लाइफ का एक डार्क साइड भी थी। ओपनहाइमर शुरू से ही डिप्रेशन का शिकार थे और इसी कारण से वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते थे और खाना तो बहुत ही कम खाते थे। वे इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड थे कि एक बार जब ओपनहाइमर अपने फ्रेंड फर्ग्यूसन के साथ पेरिस की ट्रिप पर थे, ओपनहाइमर को उदास देखकर फर्ग्यूसन ने कहा कि वह अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने वाला है। यह सुनकर ओपनहाइमर इतने ज्यादा हाइपर हो गए कि उन्होंने फर्ग्यूसन का लगभग गला घोट ही दिया था। एक बार तो उन्होंने अपने भाई से यहाँ तक कह दिया था कि मुझे दोस्तों से ज्यादा फिजिक्स की जरूरत है। ओपनहाइमर बहुत ही ज्यादा पढ़ाकू थे और यही कारण है कि उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिलोसॉफी, लिटरेचर और भारतीय सनातन साहित्य की बहुत ही अच्छी नॉलेज थी। ओपनहाइमर ने 1938 में न्यूट्रॉन स्टार को स्टडी करने के साथ एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ना शुरू किया। 1 सितंबर 1939 में उनका एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ जिसमें उन्होंने ब्लैक होल के बारे में बताया था। इसी दिन जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था और सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। इसके चलते किसी ने इस पेपर की तरफ ध्यान नहीं दिया। इस पेपर में उन्होंने कहा कि एक काफी बड़ा स्टार ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इन्फिनिटी टाइम के अंदर कोलैप्स हो सकता है। इस सिचुएशन को ही आज मॉडर्न फिजिक्स ब्लैक होल कहता है। उनका यह रिसर्च मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेस पर था। इस कारण से उस समय किसी ने इसे बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी और ना ही बाद में ओपनहाइमर ने इस पर कोई रिसर्च की। यह वह दौर था जब कोई ब्लैक होल के बारे में जानता तक नहीं था और उस दौर में ओपनहाइमर ने अपने कैलकुलेशन के बेस पर यह प्रूव कर दिया था कि ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं। जब जर्मनी में हिटलर का राइज हुआ तो बहुत से यहूदी साइंटिस्ट जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन, लियो सलाड, एनरिको फर्मी जर्मनी छोड़कर अमेरिका जा बसे थे। 1939 में जब लियो सलाड को पता चला कि जर्मन साइंटिस्ट हेन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की खोज कर ली है तो उन्होंने सबसे पहले इस रिसर्च के बारे में पता लगाया कि क्या यह रिसर्च सच भी है या नहीं। इसके लिए उन्होंने वोल्टरजिन की हेल्प से हेन के एक्सपेरिमेंट को लैब में फिर से रीडिजाइन करना शुरू किया। जब उन्हें यह पता चल गया कि जर्मन साइंटिस्टों ने सच में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की खोज कर ली है तो जुलाई 1939 में उन्होंने अमेरिका में बस चुके अल्बर्ट आइंस्टीन से उनके घर पर मुलाकात की और उन्हें खतरनाक न्यूक्लियर फ्यूजन के हेन एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया।
इसके बाद लियोसलार्ड और आइंस्टीन ने 2 अगस्त 1939 को अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट डी फ्रैंकलिन को एक लेटर लिखते हुए वार्निंग दी कि हैन का एक्सपेरिमेंट बहुत ही खतरनाक है और यह एक्सपेरिमेंट नए और खतरनाक बॉम्ब के निर्माण को बढ़ावा दे सकता है, इसलिए अमेरिका को इसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हिटलर ऐसे किसी भी खतरनाक बम का इस्तेमाल करने से बिल्कुल भी चूकेगा नहीं। जब रूजवेल्ट को इस बारे में पता चला तो उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसका काम एटॉमिक वेपन से कितना खतरा हो सकता है और क्या सच में हैन के एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा सकते हैं, इसकी जांच करना था। इस कमेटी की पहली मीटिंग 21 अक्टूबर 1939 में हुई। कमेटी ने बताया कि न्यूक्लियर वेपन्स बना पाना संभव है, तो अमेरिका ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया, लेकिन अभी तक यह रिसर्च बहुत ही स्लो स्पीड से चल रही थी, क्योंकि अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पूरी तरह से दूर था। अमेरिकी सरकार ने एनरिको फर्मी और लियोसलार्ड को यूरेनियम चेन रिएक्शन को स्टडी करने के लिए फंडिंग देना शुरू किया। इस टीम का काम ये पता लगाना था कि यूरेनियम के आइसोटोप्स को अलग कैसे किया जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी पर जो यूरेनियम मिलता है वह यूरेनियम 238 है और एटम बम बनाने के लिए यूरेनियम 238 को काम में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यूरेनियम 238 न्यूक्लियर फिजन के दौरान चेन रिएक्शन के लिए सही मटेरियल नहीं था, इसलिए इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर बम बनाने में नहीं किया जा सकता था। एटम बम बनाने के लिए यूरेनियम 235 की जरूरत थी, जो कि यूरेनियम का ही एक आइसोटोप्स है, लेकिन धरती पर यह सिर्फ 0.7% ही पाया जाता है। ऐसे में साइंटिस्ट के सामने ये चैलेंज था कि कैसे यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 को निकाला जाए। अभी इसी पर रिसर्च चल रही थी कि तभी 1940 में साइंटिस्ट ने एक और रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज की, जिसे परमाणु बम बनाने में काम में लिया जा सकता था। इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नाम था प्लूटोनियम 239। अभी अमेरिका सिर्फ आने वाले खतरों की तैयारी कर रहा था कि तभी 7 दिसंबर 1941 के सुबह के 8 बजे अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर 2 जापानी लड़ाकू प्लेन हमला कर देते हैं और अमेरिका की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऑफिशियल एंट्री हो जाती है। A state of war has existed between the United States and the Japanese. अभी तक सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च की जा रही थी एटम बम पर और उसकी स्पीड भी बहुत स्लो थी, लेकिन अमेरिका पर जापानी हमले ने अमेरिका को इतना ज्यादा उकसा दिया कि जो एक्सपेरिमेंट अभी तक साइंटिफिक था वह एक मिलिट्री ऑपरेशन में बदल गया। इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अमेरिका ने उस जमाने में करीब $2.2 बिलियन का फंड रिलीज किया। आज के टाइम में यह बहुत बड़ा अमाउंट है, करीब $24 बिलियन, यानी करीब 2 लाख करोड़ रुपए। अमेरिका ऐलान करता है कि वह अलायंस नेशन के साथ मिलकर जापान और जर्मनी के साथ युद्ध करेगा। 13 अगस्त 1942 को ऑफिशियल मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट डी फ्रैंकलिन मिलिट्री के एक विंग आर्मी क्रॉप्स ऑफ इंजीनियर्स को अप्रूव करते हैं, जिसका ऑफिस मैनहट्टन में था और यहीं से एटम बम बनाने के लिए प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। इस कारण से इस प्रोजेक्ट का नाम मैनहट्टन प्रोजेक्ट रखा गया। 17 अगस्त को कर्नल लेस्ली ग्रोव्स को इस प्रोजेक्ट का हेड बनाया जाता है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट में ओपनहाइमर की एंट्री को लेस्ली ही अप्रूव करते हैं। वे ओपनहाइमर को एटम बम का डिजाइन बनाने के लिए अपॉइंट करते हैं। ओपनहाइमर इससे पहले न्यूक्लियर फ्यूजन पर अपनी रिसर्च कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट को बड़े ही सीक्रेट तरीके से अंजाम दिया जाना था, इसलिए एक ऐसी साइट की जरूरत थी जहां पर प्रोजेक्ट को इजीली सीक्रेट रखा जा सके। इसके लिए टेनेसी को चुना गया। टेनेसी के ओक रिज को आज भी सीक्रेट सिटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर उस जमाने में पूरा का पूरा एक शहर बसाया गया था और हजारों की संख्या में वर्कर्स को काम पर रखा गया था। यहाँ पर सिर्फ एक ही काम किया जाना था और वो काम था यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 आइसोटोप्स को अलग करना। इस प्रोजेक्ट को इतना सीक्रेट रखा गया था कि यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स को तक ये पता ही नहीं चल पाया कि आखिर वे काम क्या कर रहे हैं। उन्हें इस बात की कभी जानकारी ही नहीं हो पाई थी कि वे यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 को अलग कर रहे थे। यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 को अलग करने के लिए साइंटिस्ट के पास 4 तरीके थे। पहला था गैसेज डिफ्यूजन, सेकेंड सेंट्रीफ्यूज, थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और फोर्थ लिक्विड थर्मल डिफ्यूजन। इन चारों टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जाता है और एंड में गैसेज डिफ्यूजन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन पर काम शुरू किया जाता है। गैसेज डिफ्यूजन टेक्नोलॉजी में यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस को एक पोरस बैरियर से पास करवाया जाता है, जिससे यूरेनियम 238 इस बैरियर को पास नहीं करते, जबकि यूरेनियम 235 इजीली पास कर जाते हैं, क्योंकि यूरेनियम 235 के एटम यूरेनियम 238 के एटम से हल्के होते हैं, जबकि
दूसरी तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में एक बड़ी मैग्नेट का उपयोग करके हैवी यूरेनियम 238 से इजीली 235 को अलग कर लिया जाता है। एक तरफ यूरेनियम पर काम चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ एक दूसरी लोकेशन पर प्लूटोनियम को बनाने का काम चल रहा था। यह दूसरी लोकेशन वाशिंगटन डीसी के हैनफोर्ड साइट पर थी और यहाँ पर इस काम को बड़े ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से कंप्लीट किया जा रहा था। जब यहाँ पर प्लूटोनियम का प्रोडक्शन किया जा रहा था तभी साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च में बताया कि प्लूटोनियम यूरेनियम के कंपैरिजन में और भी ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और यह यूरेनियम से भी ज्यादा तेजी से और खतरनाक तरीके से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को अंजाम दे सकता है। इस साइट पर प्लूटोनियम के प्रोडक्शन को यूरेनियम 238 से ही किया जा रहा था। यूरेनियम 238 से प्लूटोनियम बनाने के लिए हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बमबारी यूरेनियम 238 पर की जाती है। इसी प्रोसेस को काम में लेकर इजीली यूरेनियम 238 से प्लूटोनियम बनाया जा रहा था। इस तरह से दो लोकेशंस पर न्यूक्लियर बम के लिए रॉ मटेरियल तैयार किया जा रहा था तो वहीं अब एक तीसरी लोकेशन की भी जरूरत थी ताकि ऑपरेशन वाई को अंजाम दिया जा सके। एक ऐसी जगह जहां पर न्यूक्लियर बम को डिजाइन करने से लेकर उसे बनाने तक का काम किया जा सके। लेस्ली एक ऐसी जगह चाहते थे जहां प्रोजेक्ट को पूरी तरह से सीक्रेट रखा जा सके। मैनहट्टन प्रोजेक्ट को सीक्रेट बनाए रखने के लिए अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग काम को अंजाम दिया जा रहा था ताकि किसी को कानो कान इस बात की खबर ही नहीं हो पाए कि परमाणु हथियार का निर्माण करने के लिए सब किया जा रहा है। किसी को भी अमेरिका में ऐसी जगह नजर नहीं आ रही थी जहां पर प्रोजेक्ट वाई को अंजाम देने के लिए काम शुरू किया जा सके। लेकिन ओपनहाइमर एक ऐसी जगह जानते थे जो न्यू मैक्सिको सिटी में मौजूद थी जहां पर प्रोजेक्ट वाई को पूरी तरह से सीक्रेट रखा जा सकता था और यह जगह थी पहाड़ियों से घिरी पैकोश वैली। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था लेकिन अभी तक सब कुछ थ्योरेटिकल ही था। कोई नहीं जानता था कि यूरेनियम न्यूक्लियर फ्यूजन की चेन रिएक्शन से एनर्जी जनरेट हो भी सकती है या नहीं। कोई नहीं जानता था कि इतना बड़ा जो काम खड़ा किया जा रहा है उससे एक बम बनाया भी जा सकता है या नहीं। तभी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में चेन रिएक्शन को स्टडी कर रहे एनरिको फर्मी 2 दिसंबर 1942 में चेन रिएक्शन पर काम करने वाले एक न्यूक्लियर रिएक्टर की हेल्प से एक इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाने में कामयाब हो जाते हैं। इस सक्सेस ने लेस्ली को ओपनहाइमर की काबिलियत का कायल बना दिया क्योंकि अभी तक ओपनहाइमर की थ्योरी पर ही काम चल रहा था और उसे इस एक्सपेरिमेंट ने कम्प्लीटली अप्रूव कर दिया था और यह बता दिया था कि इसी प्रोसेस से एटम बम इजीली बनाया जा सकता है। ओपनहाइमर की काबिलियत को देखकर लेस्ली चाहते थे कि ओपनहाइमर को इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बना दिया जाए, लेकिन मिलिट्री के कुछ सीनियर ऑफिसर इस बात से खुश नहीं थे क्योंकि ओपनहाइमर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। लेस्ली जानते थे कि जिस चीज को बनाने पर वो काम कर रहे हैं उसे ओपनहाइमर जैसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट के बिना पूरा कर पाना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि ओपनहाइमर के बिना इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें डायरेक्टर बनाना ही पड़ेगा। लेस्ली के चलते 20 जुलाई 1943 में ओपनहाइमर को प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बना दिया जाता है। इस प्रोजेक्ट को ओपनहाइमर के बिना इसलिए भी पूरा नहीं किया जा सकता था क्योंकि एटम बम बनाने के लिए क्रिटिकल मास की कैलकुलेशन ओपनहाइमर के अलावा कोई नहीं कर सकता था। क्रिटिकल मास यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वो मिनिमम क्वांटिटी जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन के चेन रिएक्शन को इजीली स्टार्ट किया जा सके। उस जमाने में यह इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए था क्योंकि यूरेनियम 238 की प्रॉपर्टी के बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी और प्लूटोनियम 239 के बारे में तो कुछ भी नहीं जानते थे क्योंकि प्लूटोनियम 239 की खोज ही 1940 में हुई थी। ऐसे में इस मुश्किल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ओपनहाइमर को मैनहट्टन प्रोजेक्ट में शामिल करना अमेरिका की मजबूरी बन गई। एक साइड पर यूरेनियम 235 का प्रोडक्शन चल रहा था तो वहीं दूसरी साइड पर प्लूटोनियम 239 का, ताकि एक साथ दो अलग अलग मैकेनिज्म पर काम करने वाले दो एटम बम डेवलप किए जा सके। यूरेनियम 235 से बनाए जा रहे एटम बम का नाम लिटिल बॉय रखा गया तो वहीं प्लूटोनियम 239 की हेल्प से बनाए जा रहे बम का नाम फैटमैन रखा गया। भले ही दोनों एटम बम थे लेकिन दोनों की टेक्नोलॉजी में दिन रात का डिफरेंस था। लिटिल बॉय को बनाने के लिए गन टेक्नोलॉजी को काम में लिया गया जिसमें बम के दोनों कोर पर यूरेनियम 235 लगा होता है जिनका मास क्रिटिकल मास से थोड़ा ही कम होता है। दोनों कोर को तेजी से एक दूसरे के साथ टकराया जाता है और जब यह टक्कर होती है तो क्रिटिकल मास जनरेट होता है और यूरेनियम 235 तेजी से चेन रिएक्शन करते हुए खतरनाक विस्फोट करता है, जबकि फैटमैन में गन टेक्नोलॉजी को काम में नहीं लिया जा सकता था।
क्योंकि जब दो प्लूटोनियम 239 आपस में टकराते हैं तो इससे प्लूटोनियम मेल्ट हो जाता है और धमाका नहीं हो पाता। इसके लिए एक अलग प्रकार के डिजाइन की जरूरत थी। ओपेनहाइमर ने एक नई टेक्नोलॉजी से इसे बनाने का सुझाव दिया, जिसमें प्लूटोनियम के क्रिटिकल मास को एक गोले के बीच में एक सुपर क्रिटिकल जोन में रखा गया और इस पर चारों तरफ से हाई प्रेशर डाला गया। प्लूटोनियम के क्रिटिकल जोन को बारटोल से कवर किया गया। अब यहाँ से प्लूटोनियम को क्रिटिकल मास की वैल्यू तक पहुंचाने के लिए 32 डेटोनेटर लगाए गए, ताकि जब ये डेटोनेटर एक्सप्लोड हो तो एक्सप्लोजन और हाई प्रेशर के कारण क्रिटिकल जोन में रखा प्लूटोनियम क्रिटिकल मास की वैल्यू तक इजीली पहुंच जाए और चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। इस मेथड में अंदर की तरफ एक्सप्लोजन होता है, इसलिए इस मेथड को इम्प्लोजन नाम दिया गया। प्लूटोनियम 239 से बम बनाने के इस मेथड को डिजाइन ओपेनहाइमर ने ही किया था, लेकिन यह भी एक थ्योरेटिकल मेथड ही था, इसलिए ओपेनहाइमर ने इसका टेस्ट करने की इच्छा जताई ताकि यह देखा जा सके कि यह टेक्नोलॉजी काम भी करती है या नहीं। लेकिन लेस्ली इस पक्ष में नहीं थे, क्योंकि प्लूटोनियम 239 बहुत ही कम था। लेकिन ओपेनहाइमर की जिद के आगे लेस्ली को झुकना पड़ा और उन्होंने टेस्ट किए जाने की परमिशन दे दी। इसके बाद प्लूटोनियम 239 से बने एक बम का टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में काम में लिए गए बम का नाम गैजेट रखा जाता है, जिसमें 13 पाउंड प्लूटोनियम 23 काम में लिया गया। इस गैजेट को 100 फीट ऊंचे एक स्टील टावर के ऊपर रखा गया। यह टेस्ट मेक्सिको के रेगिस्तान के अल्मोगोर्दो में अमेरिका के एयरफोर्स बेस पर किया गया। इस टेस्ट का नाम द ट्रिनिटी रखा गया। 16 जुलाई 1945 को सुबह 4 बजे इसका टेस्ट किया जाना था, लेकिन सुबह 4 बजे तक बहुत तेज बारिश हो रही थी। हर किसी को यही लग रहा था कि ये टेस्ट आज नहीं हो पाएगा। हर कोई परेशान था, लेकिन वहाँ एक शख्स ऐसा भी था जो स्मोकिंग करते हुए यह सोच रहा था कि टेस्ट आज ही होगा और बारिश रुकेगी। अचानक से बारिश रुक जाती है और सुबह के 5:30 बजे द ट्रिनिटी टेस्ट के लिए गैजेट को ट्रिगर किया जाता है। ट्रिगर करते ही बहुत तेज रोशनी निकलती है और आकाश में 40,000 फीट ऊंचा एक मशरूम क्लाउड बन जाता है। इस विस्फोट में इतनी तेज गर्मी निकलती है कि 100 फीट ऊंचा स्टील का टावर कंप्लीटली इवोपरेट हो जाता है और जमीन में 5 फीट गहरा और 30 फीट चौड़ा एक गड्ढा भी बन जाता है। इस विस्फोट में इतनी तेज गर्मी निकलती है कि रेगिस्तान की रेत पिघल जाती है और एक हरे कांच में बदल जाती है, जिसे ट्रिनिटाइट नाम दिया जाता है। इस विस्फोट के बारे में ओपेनहाइमर ने सोचा था कि इससे 3 किलो TNT का विस्फोट होगा, लेकिन इससे 21 किलो TNT का विस्फोट हुआ और यह विस्फोट इतना खतरनाक था कि ओपेनहाइमर के मुंह से गीता की लाइनें निकली। अब आप सोच रहे होंगे कि ओपेनहाइमर को गीता का ज्ञान कैसे हुआ, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ओपेनहाइमर एक संस्कृत स्कॉलर भी थे। उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन भी किया था। बर्कले में पढ़ाते समय ओपेनहाइमर ने संस्कृत पढ़ी थी और इसी समय उन्होंने भगवत गीता को भी स्टडी किया था। पहली बार में ही प्लूटोनियम 239 से बने एटम वेपन्स की सक्सेसफुल टेस्टिंग के बाद अमेरिका पूरी दुनिया पर अपनी बादशाहत कायम कर सकता था, क्योंकि उसके पास ऐसे हथियार थे जो बहुत ही घातक थे, तो वही किसी के पास इनका कोई तोड़ भी नहीं था। ट्रिनिटी टेस्टिंग के सक्सेसफुल होने पर अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रूमैन को इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। जुलाई 1945 तक यह तय कर लिया गया कि 3 अगस्त के बाद पहला परमाणु बम गिराया जाएगा। इसके बाद लिटिल बॉय और फैटमैन को दक्षिण प्रशांत महासागर में टेनियन आइलैंड पर भेज दिया गया। उस समय जर्मनी यूरोप में भारी नुकसान के चलते सरेंडर करने वाला था। इसके लिए 26 जुलाई 1945 को जर्मनी के अलायंस नेशन के कब्जे वाले पोट्सडैम में पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जिसमें अमेरिका ने जापान को वार्निंग देते हुए कहा कि उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए और अपने देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनानी चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर भयंकर रिजल्ट फेस करने के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। लेकिन जापान ने अमेरिका की इस वार्निंग की तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यदि जापान एक डेमोक्रेटिक कंट्री में बदलता है तो यहाँ पर जापान के सम्राट के सभी अधिकार खत्म हो जाते। अमेरिका ने फैटमैन की टेस्टिंग सक्सेसफुली कर ली थी, लेकिन लिटिल बॉय को अभी तक टेस्ट नहीं किया गया था। जब जापान ने अमेरिका की बात नहीं मानी तो अमेरिका ने जापान से पर्ल हार्बर का बदला लेने और अपने लिटिल बॉय को टेस्ट करने का सबसे अच्छा मौका समझा। हिरोशिमा पर बम गिराए जाने से पहले अमेरिका ने यह पता लगाया था कि यहाँ की जेलों में अमेरिकी सैनिक तो कैद नहीं है। जब यह कंफर्म हो गया कि हिरोशिमा की किसी भी जेल में अमेरिकी सैनिक कैद नहीं है, तो उन्होंने बम गिराने की सबसे अच्छी जगह के तौर पर इसे टारगेट बना लिया। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर यूरेनियम 235 लिटिल बॉय को 1900 फीट की ऊंचाई से अमेरिकी बम वर्षक प्लेन
एनालॉग गे से नीचे गिरा दिया, जिसके कारण करीब 5 वर्ग मील का पूरा इलाका तबाह हो गया, पूरा शहर बर्बाद हो गया और आधे से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें से 90% सिविलियन थे। जब 3 दिन के बाद भी जापान ने सरेंडर नहीं किया तो 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर फैटमैन को गिरा दिया गया, जिसके चलते नागासाकी का करीब 3 वर्ग मील का पूरा इलाका तबाह हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तीसरे हमले के लिए बम को तैयार रखने के लिए कहा, जिसे 17 अगस्त को गिराया जाना था, लेकिन तब तक दोनों ही हमलों में करीब 2,10,000 से ज्यादा जापानी सिविलियन मारे जा चुके थे और इस तबाही को देखकर जापान ने 10 अगस्त 1945 को सरेंडर करने की घोषणा कर दी और 14 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर भी कर दिया। जैसे ही जापान में हुई इस हमले की इंफॉर्मेशन मैनहट्टन प्रोजेक्ट में काम करने वाले वैज्ञानिकों तक पहुंची तो हर कोई शॉक्ड था कि उन्होंने क्या बना दिया। ओपनहाइमर को इस बात का अंदाजा तो बिल्कुल भी नहीं था कि अमेरिका इस तरह से मासूम सिविलियंस की जान ले लेगा। लेखक पोल हिरोशिमा नागासाकी द रियल स्टोरी ऑफ द एटॉमिक बॉम्बिंग एंड देयर आफ्टरमाथ में लिखते हैं कि अक्टूबर के एंड तक ओपनहाइमर ओवल ऑफिस में पहुंच गए और उन्होंने राष्ट्रपति ट्रूमैन से कहा कि उसके हाथों पर खून लगा है, तो ट्रूमैन ने गुस्से में ओपनहाइमर से कहा कि खून मेरे हाथों पर है और मुझे इसकी चिंता करने दो। इसके बाद उन्होंने ओपनहाइमर को ओवल ऑफिस से बाहर निकाल दिया। इसके बाद ओपनहाइमर ने परमाणु युद्ध के खतरों के बारे में पब्लिकली बोलना शुरू कर दिया। ओपनहाइमर ने ऐसे खतरनाक भविष्य को रोकने के लिए कदम उठाने के शुरू किए और उन्होंने परमाणु हथियारों के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए अमेरिकी परमाणु ऊर्जा आयोग के साथ काम करना शुरू किया। 1949 में जब ट्रूमैन ने हाइड्रोजन बम बनाने के लिए आयोग से संपर्क किया तो ओपनहाइमर ने इसका विरोध किया। उन्होंने हाइड्रोजन बम विकसित करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए रिपोर्ट दी और कहा कि हाइड्रोजन बम ट्रिनिटी, हिरोशिमा या नागासाकी बमों की तुलना में बहुत ज्यादा पावरफुल एक फ्यूजन वेपन है, इसलिए इस तरह के वेपन्स को नहीं बनाया जाना चाहिए। 1953 में ओपनहाइमर ने अमेरिका और सोवियत संघ की तुलना एक बोतल में बंद 2 बिच्छू से करते हुए कहा कि बोतल में बंद दोनों बिच्छू एक दूसरे को मारने की कैपेबिलिटी रखते हैं, बस अपनी जान जोखिम में डालकर। ओपनहाइमर के विरोध के बावजूद अमेरिका ने हाइड्रोजन बम को विकसित किया और 1952 में इसका एक्सपेरिमेंट भी किया। एडवर्ड टेलर को फादर ऑफ द हाइड्रोजन बम के नाम से जाना जाता है। एडवर्ड टेलर ने ओपनहाइमर के साथ मैनहट्टन प्रोजेक्ट में काम किया था। फादर ऑफ हाइड्रोजन बम की कहानी जानेंगे सीरीज के दूसरे वीडियो। ओपनहाइमर लगातार सरकार और उनकी खतरनाक बम बनाने की सनक के बारे में बहुत ही ज्यादा बोलने लगे थे, जिसके कारण उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। सरकार ने हाइड्रोजन बम के विरोध और ओपनहाइमर की कथित कम्युनिस्ट संबंधों का हवाला देते हुए आयोग से उनकी नौकरी छीन ली और उन्हें कम्प्लीटली ब्लैकलिस्टेड कर दिया। ओपनहाइमर और उनकी फैमिली पर कड़ी निगरानी रखी जाने लगी, उनके फोन कॉल्स को टैप किया जाने लगा और यहाँ तक कि उनके मेल्स भी पढ़े जाने लगे। 7 जून 1949 को रॉबर्ट ओपनहाइमर हाउस अन अमेरिकन एक्टिविटी कमेटी के सामने पेश हुए, जहां उन्होंने स्वीकार किया कि 1930 के दशक में उनका कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़ाव था। नवंबर 1953 में जे एडगर हूवर को कांग्रेस की संयुक्त परमाणु ऊर्जा समिति के पूर्व कार्यकारी निदेशक विलियम लिस्कन बोर्डेन का एक लेटर मिला। इस लेटर में बोर्डेन की राय थी कि जे रॉबर्ट ओपनहाइमर सोवियत संघ का एक एजेंट है, जिसके चलते 21 दिसंबर 1953 को ओपनहाइमर की सुरक्षा मंजूरी को कम्प्लीटली रद्द कर दिया गया, जिससे उनकी रेपुटेशन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। ओपनहाइमर की लाइफ की आखिरी साल वर्जिन आइलैंड ग्रुप में सेंट जॉन में स्थित उनके घर पर ही गुजरे। 1963 में अमेरिकी सरकार ने ओपनहाइमर को एनरिको फर्मी पुरस्कार से सम्मानित किया। 1965 में उन्हें गले के कैंसर का पता चला और 18 फरवरी 1967 में उनकी मौत हो गई। आज ओपनहाइमर को ज्यादातर ऐसे वैज्ञानिक के रूप में याद किया जाता है जिसे खुद की बनाई चीज के सही उपयोग करने के लिए सरकार को समझाने के कारण बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था। आज की डेट में अमेरिका के पास 52-44, रशिया के पास 58-89, ब्रिटेन के पास 225, फ्रांस के पास 290, चाइना के पास 410, भारत के पास 164 और पाकिस्तान के पास 117 एटम बम है। देखा जाए तो आज 78 ईयर्स के बाद भी दुनिया ने फिर से हिरोशिमा और नागासाकी जैसी तबाही नहीं देखी। ओपनहाइमर ने जिस तबाही की संभावना को देखा था, अभी तक विश्व उस तबाही से बचा हुआ है। देखा जाए तो आइंस्टीन ने राष्ट्रपति रूजवेल्ट डी फ्रैंकलिन को एक वार्निंग लेटर लिखकर सिर्फ ये कहा था कि शायद हिटलर एटम बम बनाने पर काम कर रहा है और अमेरिका को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन
फिर भी दुनिया आज भी एटम बम के लिए आइंस्टीन को ही जिम्मेदार मानती है। आइंस्टीन ने E=mc² का फॉर्मूला दिया, जो सिर्फ यह बताता है कि कितने मास से मैक्सिमम कितनी एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, जबकि यह फॉर्मूला यह नहीं बताता कि इससे एटम बम कैसे बनाए जा सके। इसलिए ये कहना कि आइंस्टीन ने परमाणु बम बनाया था पूरी तरह से गलत था, क्योंकि आइंस्टीन को नाजी देश का नागरिक होने के चलते अमेरिका ने उन्हें किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट से दूर रखने तक के आदेश दिए थे। हाँ, ये माना जा सकता है कि यदि लियो szilard और आइंस्टीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति को लेटर लिखकर वार्निंग नहीं दी होती और जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक नहीं किया होता, तो शायद आज दुनिया में परमाणु बम नाम का कोई विनाशक हथियार नहीं होता, जबकि हिटलर कभी एटम बम बनाने में सक्सेस ही नहीं हो पाता। इसी के साथ अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि जब यूरेनियम से चैन रिएक्शन करवाने में जर्मनी ने सबसे पहले सफलता हासिल कर ली थी, तो वो कौन से कारण थे जिसके चलते हिटलर कभी परमाणु बम नहीं बना पाया, और एक आशंका के चलते अमेरिका ने सबसे पहले 2 खतरनाक परमाणु बम डेवलप भी कर लिए और उनका एक्सपेरिमेंट भी कर लिया। इस सवाल का जवाब हम जानेंगे इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप इस सीरीज के दूसरे मजेदार वीडियो को देखने से ना चूक जाए। धन्यवाद।